नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 15 नवंबर, आज का मुख्य विचार है गुस्सा। गुस्सा कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति को भी मूर्ख बना देता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 15 नवंबर के साथ जुड़ी हुई ऐतिहासिक और विशेष जानकारियों के बारे में। तो 15 नवंबर 1900 में डॉक्टर गंडा सिंह इतिहासकार का जन्म हुआ। 15 नवंबर 1915 बीबी रघुबीर कौर की ओर से शहीद करतार सिंह सराबे के साथ आखिरी अंतिम जो मुलाकात की। 15 नवंबर 1916 क्रांतिकारी गदरी बाबा वसाखा सिंह वाड़ा जो और होशियारपुर के चालिया राम सानेवाल को मांडले में फांसी दी। 15 नवंबर 1921 बाबा गुरदित्त सिंह कामागाटा मारू सरहाली ने 7 वर्ष छिपकर रहने के बाद ननकाना साहब में एक सिख समागम के दौरान, जिसको गुरुपुरब कहते हैं, तो खुद उपस्थित होकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। 15 नवंबर 1949 को महात्मा गांधी का कत्ल करने वाले नथुराम गोडसे को फांसी दी। 15 नवंबर 2000 बिहार में से काटकर झारखंड राज्य बनाया गया। तो ये था 15 नवंबर के साथ जुड़ी विशेष जानकारियों के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं मास्टर गंडा सिंह। तो पंजाब के इतिहास के अनुसंधान क्षेत्र में विशेष जगह रखने वाले विद्वान डॉक्टर गंडा सिंह का जन्म सन 1900 में हरियाणा जो पंजाब का कस्बा शहर है, तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में ज्वाला सिंह के घर हुआ। तो अपने शहर में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो थी वो उर्दू और फारसी में प्राप्त की। और प्राप्त करने के बाद उन्होंने सरकारी हाई स्कूल से 10वीं और उसके बाद लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में उच्च शिक्षा जो वो उन्हें ग्रहण की। लेकिन वो कॉलेज की जो शिक्षा थी वो बीच में ही छोड़ दी उन्होंने। और वो छोड़कर तो उस समय की बरतानवी फौज में, अंग्रेज फौज में वो अफगानों के साथ लड़ने के लिए भर्ती हो गए। तो उस समय युद्ध के दौरान मेसोपोटामिया के अंदर वो वहां पर वो जख्मी भी हुए। 1921 से 1930 तक ईरान की एक तेल कंपनी में भी गंडा सिंह ने काम किया। तो वहां कंपनी के प्रबंधक आर्नल्ड टी विल्सन को वो मिले, जो उस समय प्रसिद्ध किताब बिब्लियोग्राफी ऑफ पर्सिया लिख रहे थे। तो वो उससे बहुत प्रभावित हुए। और डॉक्टर गंडा सिंह ने, जब वो ईरान में थे, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो उन्होंने पहली किताब जो थी मेसोपोटामिया में जो लिखी
तो उस किताब का नाम था मेरे पहले 30 दिन। 1930 में वो भारत आ गए वापस। तो भारत आने के बाद उन्होंने एक फुलवाड़ी नाम के एक मासिक पत्रिका का वो संपादक बने। तो खालसा कॉलेज में अनुसंधान करते समय उन्होंने सिख अनुसंधान नाम की एक लाइब्रेरी जो थी किताबों की वो भी बनाई। तो 1935 में 35 को अंग्रेजी में उन्होंने एक किताब लिखी, बंदा बहादुर, जो जिसको बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है, और सिख राज्य की स्थापना करने वाला पहला जो हुआ है, शख्स हुआ है, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्हें सिख राज्य की सबसे पहली स्थापना की थी। तो उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी, बंदा बहादुर। तो 1944 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वो अपने पहले पद पर उन्होंने डिग्री इतिहास की MA की। तो फिर वो पटियाले में पुनर्लेखा विभाग में निर्देशक भी रहे। तो पंजाब के अलावा उन्होंने देश विदेश की ऐतिहासिक संस्थानों में, जिनमें मुख्य तौर पे बंगाल, इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ भी वो जुड़े रहे। तो 1984 में उन्होंने उनको भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण के साथ सम्मानित किया। तो 27 दिसंबर 1987 में इतिहास लिखते लिखते खुद इतिहास में, यानी कि वो दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, उनका देहांत हो गया। वैसे डॉक्टर गंडा सिंह के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं एक शेष वृक्ष के बारे में, जिसको अशोका वृक्ष कहा जाता है। तो ये वृक्ष एक हमेशा ही हरा भरा रहने वाला वृक्ष है। तो ये वृक्ष भारत, श्रीलंका और नेपाल में होता है। तो इसको अशोक वृक्ष भी कहा जाता है, अशोका वृक्ष भी कहा जाता है। तो अशोक वृक्ष जो है भारत का एक पवित्र वृक्ष है, इसको पवित्र वृक्ष जो माना जाता है। तो इसको हिंदू, बौद्धी और जैनी में एक अमूल्य महत्व है इस वृक्ष का। तो ये एक सदाबहार 15 से 20 मीटर की ऊंचाई वाला ये वृक्ष है। तो इसके जो पत्ते हैं वो 15 सेंटीमीटर से लंबे और चौड़ाई में भी वो लंबाई के आकार के ही होते हैं, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं वो, लेकिन ज्यादा वो चौड़ाई में नहीं होते, लंबाई के आकार में होते हैं। तो अशोक वृक्ष जो है वर्ष में मीठे सुगंधित वाले फूलों की एक उसके ऊपर बड़ी सी जो झुंड है वो उसके ऊपर पैदा होती है फूलों की। और ये फूल मई को और फरवरी को ये निकलते हैं। तो ज्यादातर ये फूल पीले, नारंगी या लाल रंग के होते हैं। तो पौधा जो है ये, इसको पौधे के रूप में भी जाना जाता है, वैसे वृक्ष है ये। तो ये बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। इसकी छाल, इसके पत्ते, इसके फूल, इसके बीज और वृक्ष के और भाग को भी, और भी बहुत सारे भाग को तो दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चिकित्सक जो है
वो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग होने के कारण इसको ब्रह्मंडी पौधा भी कहा जाता है, माना जाता है, तौर पे भी ये जाना जाता है। तो अशोक वृक्ष की लंबाई जो है लगभग 25 फीट तक भी चली जाती है। इसका तना सीधा और भूरे रंग का होता है। इसके जो पत्ते हैं वो गहरे हरे रंग के, और जो इसकी टहनियां हैं वो दोनों तरफ या 6 गुच्छों में जो बड़ी होती हैं, और वो जो उसके गुच्छे हैं वो तकरीबन 9 इंच लंबे, गोल और नुकीले होते हैं। तो इसके पीले, सुनहरी, नारंगी या लाल रंग के फूल क्लस्टर के रूप में बहुत ही खूबसूरत और चमकीले होते हैं। तो इनको लगने वाली फलियां जो है, जिनकी लंबाई 4 से 9 इंच होती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 से 2 इंच होती है। तो ये फली का जो रंग है वो ज्यादातर बैंगनी, और परिपक्व होने के बाद जब वो फलियां परिपक्व हो जाती है तो उसके बाद इसका जो रंग है पूरी तरह काले रंग की हो जाती है, काला रंग हो जाता है। इसकी जो छील है जो, तो वो छील टेनिनसस 7%, कैटेकाल में 3%, इंसेलियल में तेल में 4%, कैल्शियम युक्त कार्बोनेट में 2%, और लोहा जो है वो 5% इसमें होता है। तो अशोक का वृक्ष का जो रस है वो कड़वा होता है, लेकिन वो खून को साफ करता है, बहुत सी बीमारियों में ठंडे खून में इसको गर्म करता है। तो खून की खराबी को भी ये ठीक करता है, पूरी तरह ठीक करता है ये। तो पेट के रोगों में, पेट में सोजस जो है उसको भी ये ठीक करता है, उसका जो जूस है। तो बुखार में भी ये बहुत लाभकारी होता है। जोड़ों का जो दर्द है, तो विशेष तौर पे हड्डियों का जो दर्द है, तो हड्डियों के दर्द के इलाज के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, और बहुत उसमें ठीक करता है, ये हड्डियों के दर्द को बहुत कंट्रोल करता है। तो इसकी जो इस्तेमाल है वो पेट के निचले भाग में, विशेष तौर पे पेशाब में दिक्कत, पेशाब की बीमारियां, पेशाब के स्थान पर कोई किसी प्रकार के रोग हैं, उसको ये बहुत जल्दी ठीक करता है। तो ये गुर्दे को भी ठीक करता है। तो सबसे जो उसकी बड़ी गुणकारी चीज है इस वृक्ष की, तो ये औरतों के अंदर प्रजनन शक्ति जो है, प्रवस शक्ति है जो है, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ाता है। तो ये सबसे ज्यादा गुणकारी वृक्ष है। इसका जो जूस है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी फलियां, इसके फूल, इसकी पत्तियां सभी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, और बहुत सी बीमारियों में ये बहुत ही कारगर है। ये था अशोक वृक्ष के बारे में जानकारी। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपना विचार भूल जाना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी और नई विचार के साथ। तब तक नमस्कार।